नमस्कार छात्रों, आप सर के इस क्लास में स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग का जो आज का क्लास है नेक्स्ट पार्ट एनसीईआरटी साइंस 6 to 12, जो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी विज्ञान, जो कि यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, जिस भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन न छूटे, उसका पूरा सीरीज चल रहा है। नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जितना थ्योरी पढ़े हैं साउंड वेव में, साउंड और वेव कंप्लीट किया है थ्योरी हम लोगों ने, उस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और कैसे कैसे न्यूमेरिकल छोटा छोटा जो एग्जाम में पूछा हुआ है कैसे पूछ सकता है, वो आज बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पूरा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है बच्चों, जा करके देखिए प्लेलिस्ट में, फिजिक्स फॉर ऑल एग्जाम के नाम से है। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो पूरा जितना पढ़ा है पहले का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन आता है बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि समान आवृत्ति की दो तरंगों के, क्वेश्चन है समान आवृत्ति के दो तरंगों समान आवृत्ति दिया है बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो है ना समान दिया है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इक्वल है। दो तरंगों के आयामों का अनुपात आयामों का अनुपात, समान आवृत्ति के दो तरंगों के आयामों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। तो उसकी तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। तो उनके तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है। साउंड वेव का जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं उसका न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे कैसे न्यूमेरिकल पार्ट पूछ सकता है आपसे, कि दिया है समान आवृत्ति के दो तरंगों का आयाम का रेशियो दिया है और कह रहा है तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ amplitude of two equal frequency waves are 2:3. Find ratio of intensity। ये रहा इंग्लिश वाले के लिए बच्चों। रेशियो, एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया रहता है, और इंटेंसिटी पूछता है, तीव्रता आपसे पूछेगा। ऐसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है साउंड वेव से। तो देखिए क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है इंटेंसिटी में रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि आपका जो आयाम होता है, इंटेंसिटी जो होता है बच्चों, इंटेंसिटी आई से सूचित करते हैं, तीव्रता वो आयाम के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है फार्मूला। ये इंटेंसिटी है, आयाम दिया हो तो स्क्वायर कर देंगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीधा। तो कुछ नहीं करना है, मौखिक उत्तर देना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अगर आयाम दिया है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अगर
तीव्रता दिया है तो दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, मौखिक उत्तर निकल जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो दिया है आपको आयाम का रेशियो जो दिया है ये इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आयाम का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, आंसर हो जाएगा 4:9 आपका आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर। या अगर आप बेसिक बनाना चाहते हैं तो इसी को जब जनरलाइज करते हैं तो ऐसे बुक में बनाता है I1 बटा में I2, पहला इंटेंसिटी पहला तीव्रता बटा में दूसरा इंटेंसिटी, सेकेंड तीव्रता बटा में A1 बटा A2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए आपको जो ये दिया है ना एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है तो A1 बटा A2 दिया है, A1 बटा A2 कितना दिया है 2/3, क्योंकि रेशियो का ऐसे दिया रहता है ना तो इसका मतलब होता है 3/2। x अनुपात y दिया हो तो इसका मतलब होता है x बटा y। अनुपात का मतलब होता है बच्चों, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो बट्टा दिया है। तीव्रता पूछ रहा है I1 बटा I2 पूछ रहा है, तो I1 बटा I2 A1 बटा A2 की जगह क्या लिख देंगे, I1 बटा I2 यहाँ लिखेंगे, और A1 बटा A2 की जगह क्या लिख देंगे, A1 बटा A2 की जगह क्या लिख देंगे 2/3 स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4 और बटा में 3 का स्क्वायर 9, तो इसी को लिखते हैं 4:9। बट बाई है डिवाइड है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। या आपको कुछ नहीं करना है, जब भी पेपर में एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हो और इंटेंसिटी का पूछ रहा हो तो स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर तब 2 का स्क्वायर वर्ग कर देना 4 और 3 के 9, 3 का स्क्वायर, ऐसे आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितना थ्योरी पढ़े हैं बच्चों उस चैप्टर में साउंड वेव में क्या क्या बनता है न्यूमेरिकल, वो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे क्लास में पढ़ेंगे कि वेव में क्या क्या है, प्रोग्रेसिव वेव क्या है, प्रगामी तरंग क्या है, नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं, प्रस्पंद निस्पंद, सब चीज पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, दो तरंगों के 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 तीव्रताओं का अनुपात 1:16 16 है, तो उनके आयाम का अनुपात बताइए, है तो उनके आयाम का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये रहा। The ratio of intensity of two waves are 1:16. Find ratio of amplitude, ये रहा आपका। अगला इसमें उल्टा दिया है, देखिए तीव्रताओं का अनुपात दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है बच्चों, आपसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड का तीव्रता दिया है और आपसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो बताए कि देखिए जब एम्पलीट्यूड पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब एम्पलीट्यूड पूछ रहा है और इंटेंसिटी दिया है तो वर्गमूल निकाल लेना है, 1 का वर्गमूल 1 के होता है, रूट में कर देना है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, आंसर हो जाएगा उल्टा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि अभी बताए कि I1 बटा I2 बराबर होता है बच्चों A1 बटा A2 का होल स्क्वायर। तो A1 बटा A2 पूछ रहा है तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर रूट में I1 बटा I2। अब देखिए दिया क्या है, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन लिख लीजिए। तो दिया है
हम सूत्र समझते हैं कि A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा रूट में I1 बटा I2। अरे स्क्वायर हटेगा इधर से तो रूट हो जाएगा। अब ये जो दिया है ना इंटेंसिटी का अनुपात है, माने I1 बटा I2 दिया है, I1 बटा I2 दिया है 1/16, A1 बटा A2 पूछ रहा है, तो इसमें रख देंगे A1 बटा A2 और बराबर ये इसमें क्या रखेंगे 1/16, तो A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, 16 का 4, तो हो जाएगा 1/4। तो आपको करना क्या है, विदाउट सूत्र इसके स्क्वायर रूट निकाल लेना है, वर्गमूल। तो 1 का स्क्वायर रेट 1 ही होता है, 16 का 4 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:4। तो ऐसे इंटेंसिटी का रेशियो दे करके आयाम पूछता है, और कभी कभी आयाम एम्पलीट्यूड का रेशियो दे के आपसे क्या पूछेगा, इंटेंसिटी पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या बनाता है, देखिए बच्चों, जो सीरीज पढ़े हैं पार्ट देखिए, थ्योरी कंप्लीट पढ़ा है कि थ्योरी का क्वेश्चन न छूटे, न्यूमेरिकल पूरा कवर करेंगे जितना पूछता है या जो बनता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई तरंग हवा में, यदि कोई तरंग यदि कोई तरंग हवा में 20 सेकेंड में यदि कोई तरंग हवा में 20 सेकेंड में 400 दोलन करती है, 400 कंपन करती है तो आवृत्ति एवं आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, if any wave vibrate 400 times in 20 seconds, find frequency and time period ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। कोई वेव है जो क्या करती है, 20 सेकेंड में 20 सेकेंड में 400 बार कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, या ऑसिलेट करती है, दोलन करती है, कुछ भी दे सकता है, या रोटेट करती है, चक्कर करती है। तो बताए हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है और आवर्तकाल क्या होता है। तो जब डेफिनेशन समझेंगे तो मौखिक बना लेंगे, या इसका फार्मूला से भी बना सकते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन ऐसे आता है कि कंपन दिया रहेगा, कहेगा कि फ्रीक्वेंसी बताइए और क्या बताइए, टाइम पीरियड बताइए। यदि कोई तरंग हवा में 20 सेकेंड में 400 कंपन करती है तो आवृत्ति एवं आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद हम समझाते हैं। तो देखिए क्या बताए हैं कॉन्सेप्ट, एक तो मौखिक बना सकते हैं। देखिए एक मौखिक की 20 सेकेंड में तो 20 से भाग दे दिए, एक सेकेंड में जितना कंपन होता है ना उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है कंपन पर सेकेंड, वाइब्रेट पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितना बार कंपन करता है ना वही फ्रीक्वेंसी होता है। तो 20 सेकेंड में इतना कर रहा है तो एक सेकेंड में 20 से भाग दे देंगे। एक सेकेंड में डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी का कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है, पर सेकेंड कंपन या पर सेकेंड चक्कर। कोई लड़का 5 सेकेंड में 20 चक्कर लगाता है फील्ड का या कहीं भी, या कोई कंपन करता है वेव, तो उसको एक सेकेंड का चूकी पर निकालेंगे। एक सेकेंड का जो होता है ना वही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो देखिए 20 सेकेंड में कितना जाता है बच्चों, 20 सेकेंड में सेकेंड में कितना जाता है, 400 कंपन या वाइब्रेशंस। तो एक सेकेंड में कितना होगा, इन 1 सेकेंड हो जाएगा
400/20 कटा देंगे 20 हो जाएगा। तो ये जो 20 हुआ ना आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन से फ्रीक्वेंसी हो गया पर सेकेंड। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा 20 हर्ट्स होगा। तो फ्रीक्वेंसी एफ से बताए हैं तो 20 अब मात्रक होता है हर्ट्स या प्रति सेकेंड, पर सेकेंड। तो ये 20 हो जाएगा। बस 400 में 1 सेकेंड का निकलना है। जितना सेकेंड दिया है ना, मिनट दिया है तो सेकेंड में बदलिए, घंटा दिया है तो सेकेंड में बदलिए। सेकेंड में जितना चक्कर, कंपन, दोलन जो दिया है उसमें डिवाइड कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी हो गया। और टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड इसका अपोजिट होता है, 1/, उल्टा कर देते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में संबंध होता है 1/t या t बराबर होता है 1/f। तो f निकल जाता है 1 सेकेंड में, तो 1/f को टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल। तो 1/20 हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल अगर t पूछे तो t बराबर हो जाता है 1/f, f का मान 20 है तो 1/20 सेकेंड होता है। तो आंसर हो गया। तो एक उत्तर होगा 20 और एक होगा 1/20। टाइम पीरियड आवर्तकाल कहेगा तो 1/20 हो गया, आवृत्ति कहेगा तो 20 होगा। अब आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो देखिए, ये तो 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं कि एक दोलन करने में जितना टाइम लगता है, एक में कितना टाइम लगता है। तो यहीं से निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला का। देखिए 400 करने में कितना लग रहा है उसको? 20 सेकेंड। तो एक करने में कितना लगेगा? चूंकि पता 400 में चल जाएगा 20/400, तो हो जाएगा 1/20। ये सेकेंड लगेगा। तो यही है क्या? टाइम पीरियड। तो आपको अगर फार्मूला नहीं जानते हैं, ये रिलेशन नहीं जानते हैं, इसी से डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड का निकाल दीजिए 20 से भाग देकर तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और एक कंपन का टाइम निकाल दीजिए, इसमें 400 से भाग दे दीजिए, इसमें 20 से भाग दीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब 20 में 400 नीचे लिख के कटा दीजिएगा तो एक कंपन का टाइम आ जाएगा, तो वो टाइम पीरियड हो जाएगा। वैसे भी मौखिक बना सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक एक चीज का प्रॉपर नोट्स बनाइए, पूरा जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं पेड कोर्स, वही चीज पूरा सिलेबस टच करा देंगे। इसके बाद एग्जाम दीजिएगा, कहीं भी साइंस का क्वेश्चन एक भी स्किप नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, न्यूमेरिकल अगला है, यदि कोई तरंग हवा में, यदि कोई तरंग हवा में यदि कोई तरंग हवा में 100 कंपन में 100 मीटर की दूरी तय करती है, हवा में 100 कंपन में 100 मीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन है, यदि कोई तरंग हवा में, कोई वेव है एयर में जा रही है, मीडियम में नहीं, तो 100 कंपन में वो 100 मीटर दूरी चल जाते हैं। एक कंपन ऐसे करते हुए आगे जा रही है, ऐसे करते हुए कंपन करते हुए आगे जा रही है, तो 100 मीटर दूरी तय करती है। तो उसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे न्यूमेरिकल बन सकता है। ग्रुप डी में भी ये सब पूछता है। साइंस का क्वेश्चन जहाँ पूछता है, एसएससी या ग्रुप डी, रेलवे, वहाँ सब पर ये छोटा छोटा साइंस पूछ देता है, साउंड भी। इसी तरह लाइट पढ़ेंगे तो लाइट का जितना न्यूमेरिकल होता है सब पढ़ेंगे। तो यही लाइट स्टार्ट होगा, इसके बाद साउंड के बाद। यदि कोई तरंग हवा में 100 कंपन में 100 मीटर की दूरी तय करती है तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे। इफ एनी वेव travels in air 100 meter in 100 vibration, then find wavelength of the wave।
उस वेव का वेवलेंथ ज्ञात करना है, वेवलेंथ। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ाए हैं थ्योरी में। अब इसको क्वेश्चन को समझ गए, क्या पूछ रहा है, कंपन करते हुए 100 कंपन कर रहा है, 100 कंपन कर रहा है और 100 मीटर जा रहा है, 100 कंपन करके 100 मीटर जा रहा है। तो उसका पूछता है बच्चों कि वेवलेंथ क्या होता है। देखिए वेवलेंथ क्या होता है बताए हैं, जा करके देखिए थ्योरी में कॉन्सेप्ट जहां एनसीईआरटी का पढ़ाते हैं वहां पर बताए हैं कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया। तो जहां से स्टार्ट किया उसी पोजीशन पर आ गया तो एक कंपन होता है। और एक कंपन पूरा करने में बच्चों जितना दूरी लगता है ना एक कंपन में, वही वेवलेंथ होता है। तो जब भी एक कंपन में कितना दूरी जाएगा, देखिए 100 कंपन में वेवलेंथ का डेफिनेशन से सब बनता है ये कूलम्बिकल, इतना नहीं है कि सिर्फ फार्मूला से बनेगा। तो एक देखिए ये क्या हो रहा है, 100 कंपन कर रहा है तो एक कंपन में जितना दूरी जाएगा ना, एक बार कांप कर, एक बार ऐसे करके जितना दूर चल गया वही वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, लंबाई है, वेव की लंबाई है। वेव मीन्स तरंग की लंबाई है, माने दूरी है। एंगस्ट्रॉन में लेते हैं, बहुत कम होता है, अगर बहुत कम है, या मीटर में भी ले सकते हैं। तो मीटर में लेंगे, मीटर में ऑप्शन दिया है, उत्तर मीटर में दिया है बच्चों। तो क्या करेंगे, 100 कंपन में 100 कंपन कर रहा है तो 100 वाइब्रेशन में वाइब्रेट करके कितना जा रहा है, 100 मीटर, 100 मीटर जा रहा है। 100 करके वाइब्रेट, 100 कंपन करके कितना जा रहा है, 100 मीटर जा रहा है बस। तो एक कंपन में कितना जाएगा, एक वाइब्रेशन में कितना जाएगा, तो 100 से भाग देंगे तो 1 मीटर होगा। आंसर हो गया आपका, लैम्डा हो गया 1 मीटर। सूत्र से नहीं बनाना है, सब मौखिक क्वेश्चन है। डेफिनेशन तो न्यूमेरिकल बनाया है कि आप कंसेप्ट डेफिनेशन जानते हैं कि नहीं, तरह कि वेवलेंथ किससे कहते हैं। वेवलेंथ कहते हैं एक कंपन में या एक दोलन में, एक ऑसिलेशन में एक बार वेव जितना दूरी चल जाए, तो ये तो 100 बार में 100 गई है तो एक बार में 1 जाएगी, तो वही वेवलेंथ होता है। वेव एक से एक कंपन में जितनी दूरी तय कर लेती है वो वेवलेंथ होता है। और 1 सेकंड में जितना बार कंपन करती है, कंपन की संख्या, वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है, पीछे बताए। और एक कंपन करने में जितना टाइम लगता है उसको, वो आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो ऐसे डेफिनेशन से सब न्यूमेरिकल था। अब सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे जो कि सूत्र हम लोग पढ़े हैं थ्योरी पर, उस पर का बना लेते हैं। ये तो डेफिनेशन से इतना क्वेश्चन बनता है जनरल एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 3 सेंटीमीटर तरंग की विद्युत चुंबकीय तरंग 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर तरंग की 3 सेंटीमीटर तरंग की 3 सेंटीमीटर तरंग की विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 3 सेंटीमीटर तरंग की विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति ज्ञात। यदि उस तरंग का वेग यदि अगर नहीं भी दिया हो तो विद्युत चुंबकीय का वेग यदि लिख देते हैं, दिया है, नहीं भी दिया रहे, बस इतना भी दे करके पूछ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे दिया तो उसका स्पीड जो होता है लाइट की स्पीड के बराबर होता है। जाकर के देखिए, सब पढ़ाए हैं। यदि उस तरंग की चाल या वेग कुछ भी दे दे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। ये क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी बताना है। वेवलेंथ दिया है तरंग की, 3 सेंटीमीटर तरंग दिया है। देखिए 3 सेंटीमीटर वेव दिया है। 3 सेंटीमीटर वेव का मतलब हुआ कि एक कंपन में 3 सेंटीमीटर जा रहा है। ये लैम्डा है और ये भी है। और एफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एफ। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, इंग्लिश में हो जाएगा, इसको तरंग दैर्ध्य भी लिख सकता है। 3 सेंटीमीटर वाले तरंग लिखे या तरंग दैर्ध्य लिखे। जब मीटर सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम में दे दे और तरंग, तो समझिएगा कि लैम्डा है, वेवलेंथ है, लंबाई है। लंबाई जो होता है वेवलेंथ होता है। समय दिया हो तो आवर्तकाल है 1 सेकेंड का। और जो हर्ट्ज दिया है या प्रति सेकंड दिया है तो समझिए कि एफ है, फ्रीक्वेंसी है। छोटा छोटा कंसेप्ट क्लियर हो रहना चाहिए। तो अब देखिए इंग्लिश में हो जाएगा,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए बच्चों, शॉर्टकट में लिखे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which speed is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड and length of wave is 3 सेंटीमीटर। लेंथ दिया है तो समझिए लैम्डा दिया है। तो देखिए बच्चों, आपको समझाए हैं थ्योरी में कि एक सूत्र होता है, तरंग की चाल जो निकलती है ना, v बराबर n लैम्डा होता है। v बराबर f गुणे लैम्डा होता है। मीन्स चाल बराबर होता है, तरंग की चाल बराबर जो होता है, तरंग की चाल कहिए या चाल तरंगे की होती है, तरंग की चाल जो होती है, इस स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य थ्योरी में पढ़ाए हैं। ये सिंपल से निकाल भी सकते हैं। अरे चाल बराबर दूरी बटा समय से भी निकल सकता है। तरंग दैर्ध्य बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय से ये सूत्र है। बेसिक जो अंगणित में पढ़ते हैं उसी से है, उसी से ये निकलता है। रटना नहीं है, कुछ समझना है कौन चीज़ कहाँ से आया है, कैसे बनता है। तो इसी सूत्र पर रख देंगे। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेव की लंबाई। ये होता है v बराबर f लैम्डा। v क्या है, स्पीड है, वेग है। f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है क्या दिया है, देखिए v दे दिया है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इतना दिया है। भी आपको दे दिया है 3 × 10⁻, और ये जो दिया है ना लैम्डा है 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो मीटर में बदलना होगा क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट SI यूनिट मीटर होता है। तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 3/100 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, और मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो भाग दे देंगे। अब हम निकाल लेंगे, सूत्र क्या होता है, v बराबर f गुणे बताए बच्चों लैम्डा होता है। हमको क्या निकालना है, f निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, आवृत्ति ज्ञात कीजिए f। तो यहाँ v के जगह लिख देते हैं 3 × 10⁸, f निकालना है, लैम्डा के जगह लिख देते हैं 3/100। 3 से 3 कट गया बच्चों, 100 इसमें गुणा होगा, 8 है तो 10 को 0 हो जाएगा, तो 10⁻10 हर्ट्ज ये आपका उत्तर रहा। 10⁻10 हो जाएगा। 8 है, 100 का 2 गुणा होगा तो 10⁻10 हो जाएगा। ये आंसर रहा। तो v बराबर n लैम्डा से बनता है, n भी देता है या f भी देता है। अगला क्वेश्चन कैसे न्यूमेरिकल बनता है एग्जाम में आपके, अगला क्वेश्चन है वेव पर 100 हर्ट्ज आवृत्ति वाले 100 हर्ट्ज आवृत्ति वाले 100 हर्ट्ज आवृत्ति वाले तरंग की लंबाई, वेव की लंबाई 4 मीटर है, 4 मीटर है। तो 200 हर्ट्ज वाले तरंग की लंबाई का मतलब बच्चों बता दे। देखिए 3-4 बातें हैं। लंबाई का मतलब वेवलेंथ होता है, टाइम का मतलब आवर्तकाल होता है, सेकेंड की बात करें, और पर सेकेंड कंपन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो 100 हर्ट्ज का मतलब हुआ ना कि 1 सेकेंड में 100 बार कंपन कर रहा है, और वेवलेंथ क्या है 4 मीटर है, और 1
दोलन में कितना जा रहा है, एक कंपन में कितना जा रहा है, 100 कंपन कर रहा है, एक कंपन में कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। तो आपको 200 अगर हो तो वो कितना लंबाई जाएगा वाले तरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत मौखिक बन जाएगा, बहुत सिंपल है। देखिए सूत्र से भी बना देंगे, आप मौखिक भी बना सकते हैं डेफिनेशन से। अगर आप थ्योरी अच्छा जानते हैं तो मौखिक बना सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, और नहीं तो फार्मूला से बना सकते हैं। फार्मूला पर बैठाएंगे और बन जाएगा। देखिए क्या होता है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, यहाँ क्या है कि 100 हर्ट्ज वाले आवृत्ति की तरंग की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में लिख देते हैं 100 हर्ट्ज आवृत्ति वाले तरंग की लंबाई 4 मीटर है, तो 200 हर्ट्ज वाले तरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। If the length of wave 4 meter, if the length of wave 4 meter of hundreds hertz frequency, what will be length of waves if frequency is 200 हर्ट्ज। ये सिंपल इसका इंग्लिश वर्जन हो गया कि यदि 4 मीटर वाले एक वेव है, इफ एक वेव की लंबाई 4 मीटर है, कितने वाले की, यदि 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो उसका वेवलेंथ कितना है बच्चों, 4 मीटर है। तो यदि फ्रीक्वेंसी 200 हो जाए तो वो जो वेवलेंथ है लंबाई वो कितनी हो जाएगी। ये देखिए 100 है तो 4 है तो 200 पर कितनी होगी। तो इसमें रिलेशन निकाल करके बैठा सकते हैं या मौखिक बना सकते हैं। देखिए वेवलेंथ होता, ये जो दिया है ना फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज जो देता है HZ दे दिया तो फ्रीक्वेंसी है। आप फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन से मौखिक बना सकते हैं, एक फार्मूला से जो अभी बताया V बराबर N लैम्डा, उससे बना देते हैं। तो क्वेश्चन लिख लिए, अब इसको समझा देते हैं। देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं इसको। कितने तरीके से बना सकते हैं बच्चों, 2 तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो है ना आपका, ये हर्ट्ज दिया है तो क्या है, ये हर्ट्ज दिया है तो F1 है। F1 कितना है बच्चों, 100 हर्ट्ज, और लंबाई दिया है तो लैम्डा 1 है। वेवलेंथ को लैम्डा 1 से कहते हैं तो लैम्डा 1 कितना है, 4 मीटर। अब F2 दूसरा फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, 200, और दूसरा का लेंथ मीन्स वेवलेंथ, लंबाई का मतलब वेवलेंथ, लैम्डा 2 पूछ रहा है, F1 दिया है, फ्रीक्वेंसी पहला दिया है तो F1 है, आप पहला वेवलेंथ दिया है तो लैम्डा 1 दिया है, फिर फ्रीक्वेंसी F2 दिया है, लैम्डा 2 पूछ। अभी सूत्र आपको क्या बताए, अभी सूत्र बताए कि V बराबर F इंटू लैम्डा। तो यहां से देखिए बच्चों V कांस्टेंट है, क्योंकि तरंग की चाल क्या है, कांस्टेंट है, इसमें वही तरंग है। यदि इतना आवृत्ति वाले तरंग की लंबाई इतना है तो इतना वाले की क्या होगी, स्पीड वही है, स्पीड कांस्टेंट है। तो यहां से इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध आता है, व्युत्क्रमानुपाती आता है। F1 बटा F2 करेंगे तो इधर लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 हो जाएगा, लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 हो जाएगा। ये सूत्र होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। जब फ्रीक्वेंसी F1 लैम्डा 1 दिया हो तो ये होता है F1 बटा F2 लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1। यहाँ से ये बटा में आएगा तो ये कांस्टेंट का काम करता है, क्योंकि जब स्पीड की चर्चा ना हो तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी चाल फिक्स है कि लाइट की स्पीड के बराबर कांस्टेंट होता है। तो इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो F1 के जगह 100 बटा में F2 के जगह 200 बराबर लैम्डा 1 के जगह लैम्डा 2 के जगह निकालना है, लैम्डा 1 के जगह
4। यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये वहाँ जाएगा तो लैम्डा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। लैम्डा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो आपका वेवलेंथ की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। सही है। या मौखिक कैसे बना सकते थे, देखिए मौखिक कैसे हम बना सकते थे, मौखिक बना सकते कि 100 कंपन कर रहा है तो 4 मीटर जा रहा है। मौखिक देखिए डेफिनेशन से, हर्ट्ज का मतलब कि 100 बार कांप रहा है, 100 बार कांप के कितना मीटर जा रहा है, 4 मीटर जा रहा है। 100 बार कांपने के बाद 4 मीटर जा रहा है। तो 200 बार कांपेगा तो 200 कांपेगा तो कितना जाएगा, अरे 100 कांपने के बाद वाइब्रेट करने पर कितना मीटर जा रहा है बच्चों, तो एक का कितना होता है, एक मीटर का जो होता है वो ही क्या होता है, हम लोग का वेवलेंथ होता है। तो 100 कंपन में ये कितना जा रहा है, ऐसे समझिए। देखिए हमको कैसे समझना है, आपको समझना है कि वेव क्या है, वेव जो है 100 हर्ट्ज का मतलब 100 बार कंपन कर रहा है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, और 4 मीटर जा रहा है एक वेव, एक कंपन में 4 जा रहा है। बात समझिए, एक कंपन में 4 मीटर का मतलब एक बार कंपन में 4 जा रहा है, 100 बार कंपन कर रहा है तो 400 जाएगा। अरे 100 बार कंपन कर रहा है, एक कंपन का 4 दिया है तो 100 कंपन का 400 हो जाएगा ना उसका। उसी तरह ये 200 जा रहा है, कितना जा रहा है, 200 तो कितना मीटर जाए, 200 बार कंपन कर रहा है, 400 कराना है, वही वेव है तो 2 लेना पड़ेगा कि 400 आ जाए, बस वही है। तो इसको दोनों को जो दिया है ना गुणा करके इससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। इस दोनों को गुणा करके, या ऐसे समझ सकते हैं इस दोनों को गुणा करके इससे भाग दे देते हैं। क्यों कि ये जो है ना 100 बार, एक बार में 4 जा रहा है, 100 बार जा रहा है तो 400 जाएगा। इसको भी 400 बनाना है तो 400 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, गुणा 2 से, बस। तो ऐसे डेफिनेशन से हो गया, या आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे, अगला न्यूमेरिकल क्या होता है, साउंड वेव में क्या क्या और पूछता है नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दें। जो ही अगला एनसीईआरटी का सीरीज लिया है थ्योरी का, या आगे हम लोग लाइव चालू करेंगे, पढ़ेंगे, साउंड खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। थ्योरी पढ़ा दिए हैं, जो जो थ्योरी बचा होगा उसको क्लियर कर लेंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछना है, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर चीज़ पड़ा हुआ है, वहाँ से जो चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ देखिए, नोटिफिकेशन लगा दीजिए ताकि मैसेज आपको फर्स्ट में ही जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।